सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, हमने पिछले कक्षा में पढ़ा था भाषा के बारे में। तो आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर दो, जिसका शीर्षक है वर्ण और वर्णमाला। तो हम बच्चों इसमें वर्णों के बारे में पढ़ेंगे और वर्णमाला क्या होती है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो बच्चों देखिए, पढ़िए और समझिए। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे दो चित्र दिए हुए हैं। किसके? एक सेब के और दूसरे संतरा का। तो बच्चों यहाँ पे सेब का चित्र दिया हुआ है, और अगर हम इस सेब को लिखें तो किस प्रकार से हम लिखेंगे? यहाँ पे दिया हुआ है स जमा ए जमा ब जमा ब जमा अ, क्या होगा? सेब। तो बच्चों ये जो सेब लिखा हुआ है, ये जो शब्द है, इसमें कुल कितनी ध्वनियों का प्रयोग किया गया है? 1 2 3 4, 4 ध्वनियों का इस शब्द में यानी सेब के शब्द में प्रयोग किया गया है। ऐसे ही अगला देखते हैं। अब यहाँ पे हमने देखा कि संतरा किस प्रकार से लिखा है। स जमा अ जमा न जमा त जमा अ जमा र जमा आ, तो क्या होगा? ये संतरा। और इसमें कितनी ध्वनियों का प्रयोग किया गया है? 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे 7 ध्वनियों का प्रयोग किया गया है। बच्चों आपने देखा, जब हमने सेब तथा संतरा शब्दों को बोला तो हमारे मुख से छोटी छोटी अनेक ध्वनियां निकली। जैसे स ए ब, क्या बन स ए ब अ, क्या बन गया? सेब। ऐसे ही अगला है स अ न त अ र आ, क्या बना? संतरा। यह भाषा की सबसे छोटी ध्वनियां हैं। इनके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते। इन्हें लिखित रूप देने के लिए कुछ चिन्ह निर्धारित किए गए हैं। इन चिन्हों को वर्ण कहते हैं। यानी कि हमने जो यहाँ पे ध्वनियां देखी, ये स ए ब, यहाँ स अ न त अ र आ, ये क्या थी? यही हमारे वर्ण थे, यही हमारी ध्वनियां थी और यही हमारे वर्ण थे जो हमारे मुख से निकलती है। और इन वर्णों के टुकड़े नहीं किए जा सकते। ये भाषा की सबसे छोटी ध्वनियां होती है। क्यों? क्योंकि इनके टुकड़े नहीं किए जा सकते। इस प्रकार हम कह सकते हैं वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। तो आइए बच्चों वर्णमाला पढ़ते हैं। वर्णों के लिखे गए क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्रमबद्ध यानी कि जब उन्हें क्रम से एक रूप में लिखा जाता है, उसी को हम वर्णमाला कहते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले है अ आ ई उ ऊ री ए ओ औ अं अह क ख ग घ अंग च छ ज झ इय ट ठ ड ढ अण त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श श श स ह। तो ये क्या है बच्चों? ये हमारी वर्णमाला है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वर्णों को एक क्रमबद्ध तरीके से लिखा गया है। तो इन क्रमबद्ध समूह को हम क्या कहते हैं? वर्णों के क्रमबद्ध समूह को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। अब हम देखेंगे वर्णों के भेद। हिंदी भाषा में वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। तो हम देखेंगे स्वर कौन से होते हैं और व्यंजन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्वर के बारे में। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती, उन्हें स्वर कहते हैं। हिंदी भाषा में निम्नलिखित 11 स्वर हैं, जैसे अ आ ई उ री ए ओ
ओ। तो ये क्या है हमारे, ये है हमारे स्वर है। क्यों? क्योंकि इनके उच्चारण करते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती, तो इसलिए ये क्या कहलाते हैं, यह कहलाते हैं स्वर, जो कितने होते हैं, 11 होते हैं। अब अगला है हमारा व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वरों की सहायता ली जाती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। हिंदी में 33 व्यंजन है। तो पढ़ते हैं कौन कौन से व्यंजन है। क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह। तो ये क्या है, ये हमारे व्यंजन है। क्यों? क्योंकि इनके उच्चारण करते समय स्वरों की सहायता ली जाती है, इसलिए ये क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं व्यंजन। जो कितने होते हैं, जो 33 होते हैं। तो हमने देखा कि वर्णमाला के दो भेद कौन कौन से, स्वर और व्यंजन। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अब कुछ अन्य वर्ण, हिंदी भाषा में कुछ अन्य वर्ण भी सम्मिलित किए गए हैं, जैसे विकसित व्यंजन। कौन कौन से होते हैं, ड़ तथा ढ को विकसित व्यंजन कहा जाता है, क्योंकि इन्हें ड तथा ढ के नीचे बिंदु लगाकर विकसित किया गया है। इन्हें अतिरिक्त व्यंजन भी कहते हैं। तो यानी कि ये जो ड़ और ढ है, इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम विकसित व्यंजन कहते हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें ड और ढ में ढ के नीचे बिंदु लगाकर विकसित किया गया है, इसलिए ये क्या है हमारे, ये हमारे विकसित व्यंजन है, जिन्हें हम अतिरिक्त व्यंजन भी कहते हैं। अब दूसरा है संयुक्त व्यंजन। जो वर्ण दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से बनते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में निम्नलिखित 4 संयुक्त व्यंजनों को स्वीकार किया गया है। तो यानी कि संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं, जो 2 से अधिक वर्णों के मेल से बनते हैं उन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। और हिंदी में 4 संयुक्त व्यंजनों को स्वीकार किया गया है। देखते हैं कौन से 4 संयुक्त व्यंजन है। पहला है श, जो कैसे बनता है, क जमा श, श। तो ये क्या है, ये है हमारे 2 वर्ण यानी कि व्यंजन है। तो इनको मिलाकर कौन सा व्यंजन का निर्माण हुआ, श का। और इससे बनने वाले शब्द हैं क्षत्रिय और कक्षा। ऐसे ही अगला देखते हैं। अगला व्यंजन है हमारा त्र, जो किससे बना है, त जमा र से। इसे क्या बोलेंगे, त्र। और इससे बनने वाले शब्द हैं पत्र, मित्र। ऐसे ही अगला है ज्ञ, जो किससे बना है, ज जमा ञ से। तो ये क्या होगा, ज्ञ। और इससे बनने वाले शब्द हैं ज्ञान और विज्ञान। ऐसे ही अगला है श्र, जो किससे बना है, श जमा र के मेल से। और इससे बनने वाले शब्द हैं श्री और श्रमिक। तो हमने यहाँ पे देखा कि किस प्रकार से 2 व्यंजनों या 2 वर्णों के मिलाने से एक व्यंजन का निर्माण हो रहा है, उसे हम कहते हैं संयुक्त व्यंजन। अब अगला है अयोगवाह। हिंदी वर्णमाला में कुछ वर्ण ऐसे जिनकी गिनती ना स्वर में होती है और ना व्यंजनों में, इसलिए इन्हें अयोगवाह कहते हैं। जैसे अंग, इसे अनुस्वार कहते हैं। इसका चिन्ह इस प्रकार से वर्ण के शिरोरेखा के ऊपर लगता है, जैसे चंदन, नंदन, मंदिर आदि। तो यानी कि कुछ ऐसे वर्णमाला में कुछ ऐसे वर्ण हैं जो ना तो स्वर में आते हैं और ना ही व्यंजन की श्रेणी में आते हैं। जैसे कि अंग,
इसे क्या कहेंगे, इसे हम अनुस्वार कहते हैं, जिसका चिन्ह कैसा होता है, जिसका चिन्ह कहाँ लगाया जाता है, शिरोरेखा। शिरोरेखा किसे कहते हैं, ये जो हम जब कोई शब्द लिखते हैं तो हम ये जो लाइन खींचते हैं इसे हम शिरोरेखा कहते हैं, और अनुस्वार को उसी शिरोरेखा के ऊपर लगाया जाता है। जैसे कि यहाँ पे जो शब्द दिए गए हैं चंदन, तो च के ऊपर जो शिरोरेखा है उसके ऊपर किस अंक का बिंदु लगाया गया है, तो ये क्या हो गया, चंदन। ऐसे ही नंदन, मंदिर। इस प्रकार से अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है। अब अगला है अह। इसे विसर्ग कहते हैं। इसका चिन्ह वर्ण के बाद लगाया जाता है, यानी कि इसका चिन्ह वर्ण के बाद लगता है। जैसे नमः, प्रातः और दुख। तो अह वाला जो है शब्द अक्षर है वो क्या है, वो है हमारा विसर्ग, और इसका चिन्ह कैसा होता है, इस प्रकार से होता है, जो कब लगाया जाता है, वर्णों के बाद लगाया जाता है। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इस वर्ण के बाद विसर्ग लगाया गया है, ऐसे ही प्रातः के बाद विसर्ग लगाया गया है, दुख के बाद विसर्ग, दू के बाद विसर्ग लगाया गया है। तो ये क्या है, ये है हमारे विसर्ग हैं। तो बच्चों अगला है हमारा अंग। इसे अनुनासिक कहते हैं। इसका चिन्ह इस प्रकार से बनाया जाता है, वर्ण के शिरोरेखा के ऊपर लगता है। इन्हें चंद्र बिंदु भी कहते हैं, जैसे सांप, दांत, पांच आदि। तो हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे भी ये चंद्र बिंदु कहाँ लगाया जाता है, शिरोरेखा के ऊपर। ये जो हम कुछ लिखने से पहले, जैसे मैंने यहाँ लिखा अंजना, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, ये क्या है, ये हमारी शिरोरेखा है, और इसके ऊपर ही चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे शब्द बनाए जाते हैं। तो हमने देखा कि हमने यहाँ पे कुछ वर्णों के बारे में पढ़ा। वर्ण कौन कौन से होते हैं, वर्णों के भेद, स्वर और व्यंजन के रूप में, और कुछ अन्य वर्णों के बारे में भी हमने पढ़ा, जैसे संयुक्त व्यंजन और विकसित व्यंजन, अयोगवाह। अयोगवाह कौन कौन से थे, अंग, अह और अंग। तो हमने सीखा वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। क्यों, क्योंकि वर्णों का कोई खंड यानी कि टुकड़ा नहीं किया जा सकता, इसलिए क्या है, ये भाषा की सबसे छोटी इकाई मानी जाती है। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, स्वर तथा व्यंजन। तो बच्चों इसी के साथ आज का ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।